1 अक्टूबर 2025 की सुबह 11 बजे के आसपास हरियाणा के यमुनानगर पुलिस स्टेशन में एक इमरजेंसी कॉल आती है। सर सर यहाँ पास वाले हाईवे 907 के बगल वाले जंगल में सर एक लड़की की सर कटी लाश पड़ी है। क्या? टीम तैयार करो, हमें फौरन निकलना पड़ेगा। कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पे पहुंच जाती है, लेकिन वहां का माहौल देखकर साफ था कि मामला सामान्य नहीं है। जंगल के बीच एक लड़की का शव पड़ा था। उसकी हालत देखकर साफ था कि उसके साथ बेरहमी हुई है, और सबसे खौफनाक बात, उसका सिर वहां मौजूद नहीं था। तुम ही विजय हो? तुमने सबसे पहले लाश देखी थी, क्या हुआ था? मैं नदी की तरफ जा रहा था पानी लेने, तभी मेरी नज़र इधर पड़ी। यहाँ एक लड़की की लाश पड़ी थी। हालत देखकर मैं डर गया और तुरंत पुलिस को फ़ोन लगा दिया। अवधेश, कुछ पता लगा? कुछ मिला लाश के पास? सर, लाश के पास तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन सर एक बात पता चली है, इसको मारा किसी और लोकेशन पे गया है, यहाँ सिर्फ फेंक दिया गया है। अच्छा, लाश को तुरंत फॉरेंसिक टीम को दे दो, इसका तुरंत पोस्टमार्टम कराओ। ठीक है अवधेश? यस सर। डॉग स्क्वाड जब लाश को सूंघता है, फिर अचानक हाईवे की तरफ बढ़ता है, लेकिन कुछ दूर जाकर रुक जाता है, जैसे कातिल का कोई सुराग अचानक गायब हो गया हो। कातिल ने बहुत साफ काम किया है। पहचान छुपाने के लिए मर्डर कहीं और किया और बॉडी को जंगल में लाकर फेंक दिया उसने। और सर, पहचान छुपाने के लिए उसने सर काट दिया है। इस तरह के मामले पहले भी आ चुके थे और हर बार कहानी और भी खौफनाक हो जाती थी, लेकिन इस बार सवाल एक ही था, आखिर कौन है वो जो इतनी बेरहमी से जान ले रहा है? न चेहरा, न कोई निशान। इस लड़की की पहचान अब एक पहेली बन चुकी थी। बिना किसी पहचान के हम आगे कैसे बढ़ें? अवधेश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर, शाम तक आ जाएगी। मामला और उलझ गया, क्योंकि यह जगह 3 राज्यों के बॉर्डर के पास थी। कातिल आया कहां से और गया कहां, ये जवाब एक नया सवाल बन गया था। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया, खाली जंगल को पूरा सर्च किया। 2 दिन बीत गए, लेकिन पुलिस के हाथ सिर्फ निराशा लगी। फिर पुलिस ने पिछले 3 महीने में जितनी भी मिसिंग लड़कियों की कंप्लेन दर्ज कराई गई, उसे सर्च करना शुरू किया। और फिर पुलिस के सामने बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। अंबाला में 13, करनाल में 25, यमुनानगर में 16। सिर्फ 10 दिनों में 54 लड़कियां गायब थीं। और ये सिर्फ वो लड़कियां हैं जिनकी रिपोर्ट दर्ज हुई थी। हर दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। न पहचान, न कातिल। ये केस अब एक अंधा रहस्य बन चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक बड़ा सच सामने रखा, जिसने सबको चौंका के रख दिया। संजय, रिपोर्ट तैयार करो। लड़की की मौत गला काटने से नहीं, बल्कि गला घोटने से हुई है। लड़की ने मौत से पहले कोई संघर्ष नहीं किया, न ही विरोध किया। 6 दिन बाद बिना पहचान के ही उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। सच तक पहुंचने के लिए पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और तेज कर दी। हाईवे के कैमरे, पेट्रोल पंप, बस स्टैंड, ढाबा, हर फुटेज खंगाली जाने लगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग जरूर छुपा था। सर, 50 से ज़्यादा फुटेज देख ली, कुछ नहीं मिल रहा। मिलेगा, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। अरे रुको, जूम करो। ये रेड कार पे जूम करो। इतनी रात ये जंगल में क्या कर रही है? ठीक 6 मिनट बाद वही कार यूपी की तरफ जा रही है। मतलब रूट क्लियर है, मूवमेंट कंफर्म थी पहले से ही। सर, इसी समय कुछ अननोन नंबर इस एरिया में एक्टिव पाए गए हैं। उन नंबरों को तुरंत ट्रैक करो और पता करो वो किसके थे। इस केस में छोटी सी भी चूक नहीं कर सकते हम। पुलिस ने उन नंबरों को ट्रेस किया तो खैर वो लकड़ी के तस्कर निकले। पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की। बताओ, उस रात क्या देखा था? साहब,
11-12 बजे के बीच यूपी नंबर की गाड़ी उधर जंगल में घूम रही थी। कंफर्म है? जी सर, साफ साफ देखा था। क्या उस गाड़ी का कलर लाल था? हाँ साहब, लाल था उस गाड़ी का कलर। अब हमें अपना सारा फोकस यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे करना होगा। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और तकनीकी जांच की मदद से पुलिस आखिरकार 13 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सितौली गांव के एक घर तक पहुंच गई। उस घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। उमर बिलाल कौन है? मैं हूं सर, मैं हूं उमर बिलाल। क्या हुआ सर? अवधेश, गिरफ्तार कर लो इसे। अरे अरे, क्या किया है मेरे बेटे ने? क्या, क्यों ले जा रहे हो इसे? पुलिस बिलाल को गिरफ्तार करके पूछताछ करने के लिए थाने ले जाती है। बिलाल, सीसीटीवी फुटेज, ये मोबाइल लोकेशन सब तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। सच बताओ, वो लड़की कौन थी? आखिर तुमने उसका खून क्यों किया? साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने किसी लड़की को नहीं मारा है। शुरू में बिलाल मना करता है, कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, लेकिन पुलिस ने जब और सख्ती से पूछा तो बिलाल टूट गया और बिलाल जो बताता है वो इस केस को और उलझा देता है। साहब, वो लड़की उमा थी, वो मेरी मंगेतर थी। मेरी उससे सगाई हो चुकी थी और कुछ ही दिन बाद मैं उससे शादी करने वाला था। बस यही एक जवाब पूरी जांच की दिशा बदलने के लिए काफी था। पुलिस को पहली बार लगा कि अब केस सुलझने के करीब है। बिलाल से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस उमा के घर पहुंचती है। आ रही हूँ। क्या यही उमा का घर है? जी हाँ, लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, आपकी बेटी उमा का कत्ल हो गया है। साहब, हमारी बेटी उमा तो 13 साल पहले ही मर चुकी है। क्या? ये सुनते ही पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ बिलाल दावा कर रहा था कि मृतिका उसकी मंगेतर थी और दूसरी तरफ परिवार कह रहा था कि उमा तो बरसों पहले ही मर चुकी है। सर, अगर उमा 13 साल पहले मर चुकी थी तो फिर जंगल में मिली लाश किसकी थी? यही सवाल इस पूरे केस की सबसे बड़ी गुत्थी है और जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। एक तरफ बिलाल का दावा था कि जंगल में मिली लाश उसकी मंगेतर उमा की थी और दूसरी तरफ उमा का परिवार कह रहा था कि उसकी बेटी तो 13 साल पहले ही मर चुकी है। तो फिर सच कौन बोल रहा था, बिलाल या उसका परिवार? अगर उमा सचमुच 13 साल पहले मर चुकी थी तो आखिर जंगल में मिली वो सरकटी लाश किसकी थी? क्या किसी ने अपनी पहचान बदल ली थी या फिर इस केस में ऐसा राज छुपा था जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी? हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो रहे थे और पुलिस जितनी गहराई में उतर रही थी उतनी ही उलझती जा रही थी। क्या बिलाल ने पुलिस से पूरी सच्चाई बताई थी या फिर वह अब भी कुछ छुपा रहा था? आखिर उमा जिंदा थी या सचमुच मर चुकी थी? और सबसे बड़ा सवाल, जंगल में मिली उस रहस्यमयी लाश की असली पहचान क्या थी? सच जानने के लिए इंतज़ार करिए कहानी के पार्ट 2 का।